हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आशा है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास ट्वेल्थ, जो हमारा सेकेंड भूगोल है, जिनका नाम है भारत, लोग और व्यवस्था। इसका चैप्टर नंबर 3, मानव विकास। अब सबसे पहले मानव विकास और वृद्धि आपके एग्जाम में बहुत आता है कि भाई मानव विकास क्या है, मानव वृद्धि क्या है। इन सारी बातों को हम लोग आज इस पाठ में क्लियर करेंगे। अब आपकी बिहार बोर्ड परीक्षा के लिए बड़ी ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहां से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सार्थक विकास क्या है, मानव विकास क्या है, विकास और वृद्धि में क्या अंतर है, ठीक है, मानव विकास की क्या क्या विशेषताएं हैं। इन सारी बातों को आज हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। चलिए, तो आपको ध्यान क्या देना है, समझिएगा। यानी हम इस चैप्टर में आज क्या पढ़ेंगे मूल रूप से, तो आज हम लोग इस चैप्टर में मूल रूप से पढ़ने वाले हैं, याद रखना है, पहला कि मानव विकास किसे कहते हैं, मानव विकास का क्या अर्थ है, सार्थक जीवन क्या है। फिर पढ़ेंगे सार्थक जीवन की क्या इकाइयां हैं, हमारे देश में भारत में मानव विकास के बारे में किस तरह की बदलाव आए हैं। इन सारी बातों को हम इस चैप्टर में आज क्लियर करने वाले हैं। क्या समझा आपने कि आज हम मानव विकास के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। एनसीईआरटी बुक जो क्लास ट्वेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है, उन्हीं से ये सब लिया गया है। ठीक, चलिए तो ध्यान देते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग मानव विकास। अगर आपसे कोई पूछे कि मानव विकास क्या है, तो इसका मतलब क्या समझे कि मानव के जो रहन सहन है, मानव की जो आयु है, उनकी जो जीवन व्यवस्था है, इसमें जो परिवर्तन हो रही है, लोग पहले से ज्यादा बेटर जी रहे हैं, लोग पहले से ज्यादा बेटर अनुभव कर रहे हैं, इसी को कहते हैं हम लोग मानव विकास। क्लियर? अगर आपसे कोई पूछे कि भाई मानव विकास क्या है, तो मानव विकास का मतलब होता है मानव के जीवन में उनके जो रहन सहन के साधन हैं या अन्य प्रकार की जो वस्तुएं हैं, उनमें थोड़े थोड़े वृद्धि होना, और वो मानव विकास कहलाता है। जैसे समझिए एक तरह से कि पहले मानव की आयु 60 से 70 वर्ष थी, तो मानव विकास का मतलब है कि उसकी आयु में वृद्धि होनी चाहिए, वो 70 से 80 वर्ष होना चाहिए, 80 से 90 वर्ष, यानी वो अधिक से अधिक आयु तक जिए। हमारे जीवन में जितनी भी साधन थे, उन उपयोगी साधनों में अधिक से अधिक उपलब्धता होनी चाहिए, इसी को तो हम मानव विकास कहेंगे। क्लियर? अगर आपसे कोई पूछ दे कि मानव विकास क्या है, तो इस तरह से आप समझा सकते हैं। चलिए, अर्थात मानव विकास का मतलब हुआ कि मानव अपने राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक सभी प्रकार के, यहाँ पर आर्थिक लिखना था, आर्थिक सभी प्रकार के चीजों में, यानी कि जो सामाजिक स्थिति हमारी है, उसमें भी हमें क्या होनी चाहिए, वृद्धि होनी चाहिए। हमारी जो राजनीतिक स्थिति है, उसमें भी क्या होनी चाहिए, वृद्धि होनी चाहिए। और हमारी जो राजनीतिक स्थिति, आर्थिक स्थिति है, उसमें भी बढ़ोतरी होनी चाहिए। यानी हमें जो आय के साधन है, जो पहले हम लोग मूल रूप से कृषि पर निर्भर करते थे, अब कृषि पर निर्भरता हमारी जो मानव विकास है उसमें नहीं रह गया है। अब हमारी उद्योग, हमारे व्यापार, हमारी शिक्षा, ये सारे चीज उसमें सम्मिलित हो गया है, तो इसी को हम लोग मानव विकास कहेंगे। तो इतना समझ गए कि मानव विकास किन किन क्षेत्रों में, तो राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्रों में, आर्थिक क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेगी। यहां तक क्लियर हो गया? अब एक हमारे हैं एस्नीकर, एस एस एस्कीनर, एस्कीनर साहब के अनुसार मानव विकास की परिभाषा आपसे पूछता है, आपसे पूछेगा, तो एस्कीनर साहब के अनुसार मानव विकास की क्या परिभाषा है, उन्होंने क्या परिभाषा दिया था, तो लिखेंगे विकास हुआ है जीव और उनके वातावरण के बीच अंतः क्रिया का प्रतिफल है। यानी मानव विकास क्या है, तो कोई जीव है और मानव के बीच कोई आपसी तालमेल हो रही है, इसी क्रिया का प्रतिफल कहलाता है मानव विकास। अब आगे, जैसे कोई मानव किसी उद्योग को बोझ उठाने के काम करता है, अगर उसके क्षमता में वृद्धि कर दिया जाए, उसकी क्षमता में क्या कर दिया जाए, वृद्धि कर दिया जाए, तो यही कहलाती है मानव विकास। जैसे समझिए एक तरह से
कि मान लीजिए कोई मजदूर आपके यहाँ काम कर रहा है, तो वो मजदूरी कर रहा था तो ठीक है, चल रहा है, लेकिन अब उसकी क्षमता में वृद्धि किया जाए ताकि वह ज्यादा से ज्यादा आमदनी, या कोई ऐसी टेक्निक उसके पास आ जाए, या कोई शिक्षा ग्रहण कर ले जिससे उसकी आमदनी क्या हो गई है, बढ़ गई हो, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, मानव विकास कहेंगे। ऐसा कह रहे हैं कौन, एस्नीकर साहब। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कि भाई मानव विकास के और कौन कौन से बातें हमें पढ़नी है। चलते हैं, धीरे ध्यान दीजिए। मानव विकास के स्तंभ, अगर आपसे पूछा जाए कि मानव जब विकास कर रहा है तो कौन कौन से साधन उसके पास उपलब्ध होती है, कैसे मानव विकास करते हैं, तो मानव विकास के 4 स्तंभ है, याद रखेंगे। जैसे हम लोग घर बनाते हैं तो घर बनाने के लिए हमें एक मजबूत पिलर की जरूरत होती है, और एक पिलर से नहीं होगा, उसको चारों तरफ से अनेक पिलर लगाए जाते हैं, तब जाकर के घर अस्थायी रूप से टिकाऊ होता है। तो ऐसी स्थिति में मानव विकास में भी हमारे कई स्तंभ हैं। उनमें सबसे पहला हमारा स्तंभ है समता। अर्थात आप जिस समाज में रह रहे हैं, उस समाज में जितने भी जाति या वर्ग के लोग हो, सबको एक समान रूप से मानना चाहिए, तभी हमारा मानव विकास संभव है। यानी मानव तब वास्तविक रूप से विकास करेगा जब वह सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से क्या हो, एकदम बराबर हो, तो वो क्या कहलाएगी, समता कहलाएगी। अब गौर करके देखते हो कभी कि हमारी जो सरकार है आरक्षण की व्यवस्थाएं क्यों लगाती है, इसके पीछे का क्या कारण है। तो सरकार ये चाह रही है कि हमारे समाज के जितने भी लोग हैं सब आर्थिक दृष्टि से एक हो जाए, सामाजिक दृष्टि से एक हो जाए। तब क्या करती है वो कि जो उच्च वर्ग के लोगों को कम छूट देती है, जो निम्न वर्ग के लोग हैं उसको ज्यादा छूट देती है। इससे क्या होगा कि जो निम्न वर्ग के लोग हैं वह जल्दी जल्दी आगे बढ़ेगा, तो ऊंचे वालों को जल्दी वह छू देगा, बराबर हो जाएगी, तो ये भेदभाव खत्म हो जाएगी। इसीलिए तो समता का व्यवहार किया जा रहा है। नहीं तो समता का मतलब हुआ कि सबको बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। दूसरा हमारा है सतत पोषीयता, पोषणीयता। सतत पोषणीयता बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है, इसलिए हमने इसको हेडलाइनिंग कर दिया है कि भाई सतत पोषणीयता क्या है। तो सतत का मतलब होता है लगातार, सतत का मतलब लगातार, अपोषणीयता का मतलब होता है विकास। लगातार विकास की प्रक्रिया अगर चलती रहे तो इसी को कहते हैं सतत पोषणीयता। अगर मान लीजिए कि आप चाहे जो भी काम करते हैं, आप चाहे जो भी काम करते हैं, लेकिन उसमें आमदनी लगातार होनी चाहिए। अगर लगातार आमदनी हो तो धीरे धीरे, चाहे वो थोड़ा ही क्यों ना हो, धीरे धीरे आप आगे बढ़ते चलेंगे। इसी को कहते हैं हम लोग सतत पोषणीयता। सतत का मतलब लगातार, पोषणीयता का मतलब विकास, लगातार विकास होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं कि मान लीजिए ड्रीम 11 खेल लिए तो हमको 1 करोड़ मिल गया, अब एकाएक 1 करोड़ आ गया, अब ऐसा नहीं उसमें हम उब डूब हो गए, जल्दी तो हम अमीर हो गए, लेकिन फिर उसके बाद हमारी विकास खत्म हो गई। उस पैसों का हमने घर बना लिया, उस पैसों का हमने कुछ जमीनें खरीद ली, तो हमारी उन्नति वो अच्छी नहीं है, वो उन्नति अच्छी नहीं है। उन्नति हमारी कब अच्छी है, जब हमें लगातार हमेशा कुछ ना कुछ आमदनी आते रहे, रोज रोज आते रहे, और धीरे 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 हम विकास करते चलेंगे, तो ये हमारी सतत पोषणीयता। देखिए वो तो एकाएक हो गया, नहीं वो सतत पोषणीयता नहीं है। सतत पोषणीयता का मतलब क्या हुआ कि लगातार धीरे धीरे। ठीक है, बहुत अच्छा। आगे उत्पादकता क्या है। अगर आपसे कोई पूछे उत्पादकता, यानी देखिए किसी भी व्यक्ति में उत्पादन करने की क्षमता होनी चाहिए। यानी आप कितनी से कितनी आमदनी कर सकते हैं, आप कितना ज्यादा से ज्यादा कमा सकते हैं, इसी को तो हम क्या कहते हैं, उत्पादकता कहते हैं। यानी लोगों में आय करने की क्षमता होनी चाहिए, उत्पादन करने की क्षमता होनी चाहिए, इसको कहते हैं हम लोग उत्पादकता। अब आगे पढ़ेंगे सशक्तिकरण। देखिए हमारे समाज को अगर अच्छा चाहते हैं, यानी समाज मानव विकास अच्छी हो, तो सशक्तिकरण होनी चाहिए। जैसे आजकल हमारे देश की बात करते हैं अगर, तो महिलाओं को थोड़ा सा नीचे दृष्टि से देखा जाता है। अब महिलाओं को जब आप नीचे दृष्टि से देखिएगा तो समाज आगे नहीं बढ़ेगा। तब महिलाओं को अब बराबर अधिकार देना पड़ेगा। जब महिलाओं को बराबर अधिकार दीजिएगा तभी तो होगी। इसमें महिलाओं का भी योगदान होनी चाहिए। तब महिलाएं अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए क्या करें, महिलाएं समूह बना रही है, इसको कहते हैं महिला सशक्तिकरण। और ये सशक्तिकरण जब होगी तभी हमारी समाज आगे बढ़ेंगे। अगर आपसे परीक्षा में पूछे कि मानव विकास के कितने स्तंभ, तो 4।
मानव विकास के कितने स्तंभ? 4। कौन कौन? समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण। क्लियर? तो इतनी बात आप लिख देंगे मानव विकास के स्तंभ में। और होता है क्या? हाँ और होता है, आगे चलो देखते हैं। देखिए अब आपसे पूछेगा भाई मानव विकास के उपागम कौन कौन है। तो उपागम का मतलब क्या होता है कि हमारे विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, यानी हम किस कारण से प्रभावित होते हैं। तो इसको भी कहते हैं हम लोग मानव विकास का ही जुड़ा हुआ भाग, इसको कहते हैं उपागम। यानी आपके जीवन को कौन कौन प्रभावित करता है। तो नंबर 1 है आय उपागम। ठीक है ना, हमारे विकास को कौन प्रभावित करती है? तो आय प्रभावित करती है। जितनी हमारी आय ज्यादा होगी हम उतनी ही जल्दी विकास करेंगे, और जितनी ही आय हमारी कम होगी हमारी विकास उतनी ही कम होगी। जैसे मान लीजिए किसी परिवार में अगर 5 व्यक्ति हैं, पांचों किसी न किसी नौकरी में इन्वॉल्व हैं, या कोई व्यापार में ही लगा हो, या कृषि कार्य से ही लगा हो, पांचों कहीं ना कहीं कुछ आमदनी ला रहे हैं, तो ये क्या हमारी है? क्योंकि उनकी आय ज्यादा है। लेकिन मान लीजिए एक परिवार ऐसा है जिसमें एक ही व्यक्ति काम करने वाले हैं, एक ही व्यक्ति रोजगार कर रहा हो, बाकी 7 8 10 आदमी जो भी परिवार के सदस्य हैं वो काम करने योग्य नहीं है, केवल वो क्या करते हैं? खाते हैं। तो बताइए क्या उस परिवार का विकास होगा? नहीं होगा। उतनी विकास नहीं होगी जितनी होनी चाहिए। क्लियर? अब आप दोनों बगल का रखिए, एक सामने रखिए एक इधर रखिए, तो क्या दोनों का विकास एक जैसा होगा? ये परिवार के 5 सदस्य 5 जगह से आमदनी ला रहे हैं, ये परिवार में 5 सदस्य हैं लेकिन एक कमा रहे हैं बाकी 4 खा रहे हैं, तो बताइए कैसे हमारा परिवार का विकास होगा? तो हमारी आय उपागम जो है वह हमारी मानव विकास को क्या करती है? तो आप पढ़ रहे थे आय उपागम, यानी कि जितनी हमारी आय होगी, आमदनी हमारी जितनी बढ़ेगी, हम उतनी ही तेजी से आगे बढ़ेंगे। यानी मानव विकास को प्रभावित करने वाले सबसे पहला कारण क्या हमने बताया? उपागम में आय। दूसरा है कल्याण उपागम। कल्याण उपागम का मतलब होता है कि आपके क्षेत्र में सरकार किन चीजों पर ज्यादा ध्यान दे रही है। अगर मान लीजिए सरकार जिस चीज पर आपको ज्यादा ध्यान दे रही है तो वही हमारी क्या कहलाती है? कल्याण उपागम कह रही है। अब उस क्षेत्र में अगर ज्यादा विकास होगा तो फिर उस क्षेत्र का ज्यादा विकास होगा। मान लीजिए सरकार अगर शिक्षा पर ज्यादा ध्यान दे रही है तो स्वाभाविक सी बात है कि उस क्षेत्र का विकास होगा। फिर उसी तरह से अगर मान लीजिए रोजगार पर, व्यवसाय पर, कृषि पर, सड़क पर अगर सरकार अगर ज्यादा ध्यान दे रही है तो उस क्षेत्र का विकास क्या होगा? जल्दी जल्दी होगा। तो फिर वहां के लोगों के मानव जीवन में भी काफी क्या विकास देखने को मिलेगा। अगर सरकार अगर उस क्षेत्र में अगर काम कर रही है तो मानव जीवन में भी विकास आपको देखने को मिलेगा। यही कहलाता है हमारी कल्याण उपागम। कल्याण का मतलब है सरकार द्वारा लोगों को सहयोग। अब जैसे सहयोग मिलेगी तो स्वाभाविक सी बात है वृद्धि होगी। क्लियर? अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला है आधारभूत आवश्यकता। यानी मान लीजिए अगर कोई जगह है और वहां पर जितने भी लोग हैं उसकी आधारभूत जो आवश्यकताएं हैं अगर उसकी पूर्ति हो रही है तो स्वाभाविक सी बात है कि उसका मानव विकास बढ़ेगा। अब मान लीजिए हम लोग हैं तो हम लोगों के पास भोजन जितना उपलब्ध होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, हमें जितनी पानी चाहिए वो नहीं मिल रहा है, हमें स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल रही है, तो बताइए हमारी जीवन स्तर बढ़ेगा क्या? नहीं बढ़ेगा। ठीक है? अगर स्वास्थ्य सुविधा नहीं है तो फिर उस जीवन हमारी प्रभावित होगी। तो यही कह रहा है कि हमारे मानव जीवन को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारणों में कौन कौन है? आधारभूत आवश्यकता। कौन कारण है हमारी? आधारभूत आवश्यकता। अगला हमारी है क्षमता उपागम। यानी किसी व्यक्ति में कितना उत्पादन करने की क्षमता है, ये क्या कहलाती है? हमारी क्षमता उपागम कहलाती है। यानी कहने का अर्थ है कि आप में जितना क्षमता होगा काम करने का उतना ही आप ज्यादा आमदनी कर सकते हैं। मान लीजिए हम कोई आदमी ऐसा है कि 1 घंटा 2 घंटा काम करता है और थक जाता है, लेकिन कोई व्यक्ति अगर ज्यादा देर तक भी काम करता है वो थकता नहीं है, वह लगातार अगर काम करते रहता है, उनमें योग्यता इस प्रकार की है, तो वह स्वाभाविक सी बात है कि उसकी जीवन स्तर ज्यादा बढ़ेगा। और जो थक जाता है, जो काम सही ढंग से नहीं कर पाता है, उसका जीवन स्तर स्वाभाविक से है कि कम टिकेगा, है कि नहीं? उसका विकास कम होगा। तो अभी तक आप पढ़ रहे थे, पहला आपने पढ़ा मानव विकास के स्तंभ, अभी पढ़ रहे थे मानव विकास के उपागम। यानी उपागम का मतलब हुआ प्रभावित करने वाले कारक। तो कौन कौन कारक आपने देखा? तो सबसे पहला देखा कि आय उपागम, फिर पढ़ा आपने कल्याण उपागम, फिर पढ़ा आधारभूत आवश्यकता उपागम और क्षमता उपागम। यहां तक कोई दिक्कत? चलिए नहीं दिक्कत है तो आगे बढ़ते हैं क्या? अब आगे बढ़ेंगे हम लोग, पढ़ेंगे मानव विकास के घटक या आधार। देखिए
बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछेगा कि भाई बताइए आप कि मानव विकास के कौन कौन से आधार हैं, मानव किस आधार से वृद्धि करता है, क्या क्या उसको जीवन में मिल जाए कि वो जल्दी बढ़ेगा, किस चीज की कमी हो जाए तो मानव विकास नहीं करेगा। तो अगर हम बात करें मानव विकास की बात, तो सबसे पहले है स्वास्थ्य। जिस मानव का स्वास्थ्य अच्छा होता है ना, उसका जीवन स्तर ज्यादा लॉन्ग लाइफ होता है, वो अधिक दिनों तक जीता है। अब गौर करके देखना कि मान लीजिए आपके साथ ही उम्र के दो बच्चे जन्म लिए हैं, एक बिल्कुल स्वस्थ है और एक बिल्कुल अस्वस्थ है। क्लियर? आप गौर करके देखिएगा कि जो अस्वस्थ हैं उनकी शारीरिक विकास कम होगी, वो धीरे धीरे पतला दुबला होते जाएंगे। जब तक आप युवा होंगे तब तक वो बूढ़े नजर आएंगे, और परिणाम क्या होगा कि कुछ समय बाद वो, ठीक है ना, तो समझ रहे हैं बात को। तो कहने का अर्थ है कि स्वास्थ्य हमारी अच्छी होनी चाहिए। जब तक हमारी स्वास्थ्य अच्छी नहीं होगी, हम अधिक दिनों तक नहीं जी सकते हैं। चलिए, अरे जीने की तो छोड़ो बात मेरे यार, हम कोई ज्यादा आमदनी भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य व्यवस्था हमारी आय को भी प्रभावित करती है। तो फिर जब आय ही नहीं आएगा तो जीवन के अन्य साधन कैसे हमारे जीवन में उपलब्ध होगी? क्या कोई मान लो अगर ज्यादा आमदनी करता हो व्यक्ति, तो स्वाभाविक सी बात है कि उसके जीवन की हर चीज पूर्ति होगी। आज जो आमदनी ही नहीं करता है तो उसको कैसे सब कुछ पूर्ति होगा? क्या? तो हम लोग पढ़ रहे थे कि हमारी स्वास्थ्य क्या होनी चाहिए? अच्छी होनी चाहिए। अब जो आदमी स्वस्थ रहता है, कोई बीमार नहीं होता है, तो देखिएगा वो बहुत जल्दी जल्दी एकदम ग्रोथ करेगा। आपके समाज में बच्चे को देखिए, और कुछ आगे बढ़ेगा जल्दी जल्दी, उसकी शरीर की आकार, लंबाई, मोटाइयां सब बढ़ेगी। लेकिन जो बीमार रहा करते हैं, अक्सर उनको बीमारी हुआ करती है, शरीर दुबला पतला रहेगा, फिर अच्छे से वो चिड़चिड़ा स्वभाव का रहेगा, कोई काम नहीं करेगा, शिक्षा स्तर में कमजोर रहेगा। यानी कहने का अर्थ है कि हमारी स्वास्थ्य हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्या है? मानव विकास का भाग है, ठीक है, घटक। अब आगे है दूसरा हमारी शिक्षा। देखिए, मानव विकास को शिक्षा बहुत प्रभावित करती है। देखिए, आपने पीछे भी कई चैप्टरों में पढ़ा होगा, शिक्षा एक ऐसी व्यवस्था है, चाहे वो गरीब से गरीब आदमी हो, अमीर से अमीर आदमी हो, शिक्षा के बल पर अधिक ऊंचे पदों पर जा सकता है, अधिक से अधिक आय कमा सकता है। जिन व्यक्तियों के पास जितनी ही उत्तम शिक्षा होती है, वो उतना ही अधिक लाभ कमाता है। जिनके पास उत्तम शिक्षा नहीं है, वो उतना ही कम लाभ कमाता है। तो अगर आप मानव विकास की बात कर रहे हैं, तो मानव विकास के प्रमुख घटक में पहला हमने देखा स्वास्थ्य, और दूसरा हमने देखा शिक्षा। तीसरा हमारा है संसाधनों तक उनकी पहुंच। यानी जो भी हमारे संसाधन है वो उनकी पहुंच तक होनी चाहिए। अगर हमारे पास संसाधन कम होंगे तो फिर हमारा विकास नहीं होगा। अब आपके दिमाग में आता है ये कैसे होगा भाई? तो गौर करके देखो थोड़ा सा कि आज चीन अन्य देशों को अधिक प्रभावित कर रहा है। क्यों? अमेरिका दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बन गया, ऐसा क्यों? इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? इसलिए क्योंकि जितने भी प्राकृतिक खनिज पदार्थ हैं उनके पास बहुतायत मात्रा में उपलब्ध है, तो वह आगे बढ़ रहा है। हमारे भारत भी उसका पीछा कर रहा है, हमारे भारत में भी है। लेकिन जिन देशों में ये संसाधन नहीं है, वो विकास कर रहा है? नहीं कर रहा है। ठीक, अगर हमारे जीवन की भी बात उसी तरह से लीजिए कि हमारे साधन में अगर जीवन में संसाधन नहीं मिले, संसाधन तक हमारी संसाधन का उपयोग हम नहीं कर पाएंगे, तो क्या हम विकास कर पाएंगे? यानी विकास प्रक्रिया को अगर प्रभावित करता है तो हमारी संसाधन भी प्रभावित करती है। जितनी संसाधन का हम उपयोग करेंगे उतना ही हम अधिक आगे बढ़ेंगे। बात खत्म। चलिए, तो आप पढ़ रहे थे क्या? मानव विकास के प्रमुख घटक, जिसमें आपने क्या पढ़ा? स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधन तक पहुंच। तो पहला आपने पढ़ा मानव विकास के स्तंभ, फिर पढ़ा आपने मानव विकास के उपागम, फिर पढ़ा आपने मानव विकास के घटक। अब आगे पढ़ेंगे और है क्या? हाँ, और थोड़ा सा और होगा, चलते हम लोग पढ़ेंगे मानव विकास का सूचकांक। यानी मानव विकास कर रहा है तो कैसे आप जानेंगे कि हमारा मानव विकास कर रहा है? तो कुछ तो उसकी सूचना होनी चाहिए ना। देखिए, हर देश में मानव विकास सूचकांक निर्धारित किया जाता है कि लोगों के रहन सहन में कितनी वृद्धि हुई है, और किस लेवल पर अगर है तो उसके हिसाब से उसे कहा जाता है मानव विकास सूचकांक। जैसे देखिए, अगर कोई देश का मानव अत्यधिक विकास कर रहा है तो उसका सूचकांक कितना होगा? 0.088800। इसमें सबसे अधिक होगा या इससे अधिक होगा तो उसको कहेंगे हम लोग अधिक सूचकांक। यानी मान लीजिए जैसे अमेरिका देश है, उसका मानव सूचकांक कितना होगा?
तो 0.800 इससे अधिक होगा, 96 होगा, 95 होगा, 9 होगा, ऐसे हो सकते हैं। चलिए उच्च सूचकांक में कितने आएंगे? तो 0.70 से 0.799। मध्यक सूचकांक में कितने आएंगे? तो 0.550 से 0.699। और निम्न सूचकांक में कितने आएंगे? तो 0.05 से लेकर के कम तक। यानी कहने का अर्थ है, अब आपके दिमाग में आता होगा कि सर हम ही नहीं समझे, अतः नहीं समझे तो हम क्या करें? अरे करना कुछ नहीं है, इसको समझाएंगे। इसके आगे थोड़ा सा धैर्य रखो ना, इसको समझते हैं ना मानव सूचकांक क्या है। लेकिन फिलहाल पहले पढ़ेंगे हम लोग जो एनसीईआरटी में दिया है उसी हिसाब से कि मानव विकास की क्या क्या विशेषताएं हैं, यानी मानव विकास को क्या क्या विशेषता होती है। ध्यान दीजिएगा, मानव विकास शारीरिक परिवर्तन के साथ मानसिक परिवर्तन भी होता है। पहली विशेषता, मानव विकास की पहली विशेषता क्या है? कि हमारी शारीरिक विकास के अलावे हमारी मानसिक विकास होगी, तब मानव विकास होगा, है ना? नहीं समझे बात को? फिर समझिए कि अगर कोई मानव विकास कर रहा है तो पहले से वह ज्यादा लंबा होगा, ज्यादा मोटा होगा, ज्यादा उसकी मानसिक सोचने की क्षमता होगी। पहले के मानव में इतनी सोचने की क्षमताएं नहीं थी, अब मानव और ज्यादा पहले से ज्यादा सोचता है, पहले से ज्यादा मतलब अपने कामों को बखूबी निभाता है। ये क्या है? मानव विकास ही तो है, पहले से ज्यादा सोच रहा है ना भाई रे। तो इसी को तो कहेंगे हम लोग मानव विकास को प्रभावित करने वाले कारक, यानी उनकी विशेषताएं। अब आगे दूसरा है विकास एवं प्रगतिशील, यानी मानव विकास जो है ना वो लगातार परिवर्तन करती है। मानव विकास जो है वह हमेशा क्या करती है? लगातार परिवर्तन करती है, यानी कि वह हमेशा बदलती रहती है, माने बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है। अब विकास की परिपक्वता, जब तक कुछ सीख नहीं ले तब तक लगातार सीखते रहते हैं, यही मानव विकास है। यानी मानव विकास का एक गुण होता है कि जब तक आप कुछ सीख नहीं लेते हैं, कोशिश करते हैं कि चलते रहे, यानी जब तक उसमें परिपक्वता नहीं आती चलते रहता है। यानी आप पढ़ रहे हैं, आप जब तक कोई नौकरी नहीं ले लेते हैं तब आपको लगता है कि हमने कुछ सीखा ही नहीं। चलिए एक एग्जाम, फिर 2 एग्जाम, फिर 3 एग्जाम, और जब पहुंच जाते हैं, नौकरी हो गई या किसी जगह पर चले गए, तो लगता है कि चलो अब हमारी परिपक्वता हो गई, अब मुझे सीखने की जरूरत नहीं है। यही हमारी क्या है? मानव विकास है, उसमें परिपक्वता। और विकास एक सतत है, यानी कि मानव विकास जो है ना वो लगातार चलते रहता है। ऐसा नहीं कि हमने आज सीख लिया तो अब कोई नई बातें हम नहीं सीखेंगे, हम नया बात लगातार सीखते रहते हैं। हमारी जीवन स्तर में नया नया चीजें आती रहती है, हम उसका उपयोग करते रहते हैं। यही तो हमारी मानव विकास कहलाती है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। तो आज के लिए इतने ही, कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाकी क्योंकि वीडियो लंबा होते जा रहा है तो हम लोग कल देखेंगे। तब तक के लिए विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत। तो अभी तक आप देख रहे थे मानव विकास के स्तंभ, उपागम, यानी मानव विकास किन किन बातों पर प्रभावित होती है। फिर हमने दिखाया था कि मानव विकास के सूचकांक। अब हम लोग पढ़ेंगे सार्थक जीवन क्या है। अगर आपसे कोई पूछे भाई, या क्वेश्चन भी रहता है आपके एग्जाम में कि भाई सार्थक जीवन क्या है, तो सार्थक का मतलब होता है कि हमारा वह जीवन, यानी वह बातें जहां हमारे जीवन को क्या करती है? प्रभावित करती है। यानी सार्थक का मतलब होता है हैप्पी लाइफ। सार्थक का मतलब क्या होता है? हैप्पी लाइफ। यानी हमारे जीवन में जब सब कुछ उपलब्ध होता है, जो हमें जीवन के लिए जो जो भी साधन चाहिए, जब वो सब मिलता रहे, तो इसी को कहते हैं हम लोग सार्थक जीवन। यानी हमारे जीवन के जीने के लिए किसी चीज की कोई अभाव ना हो, अच्छा भोजन मिल जाए, अच्छे कपड़े मिल जाए, हमारी खुशियां हमें जिम्मे मिलती है वो मिल जाए, तो यही तो सार्थक जीवन है कि नहीं? यानी कि आपके जीवन के हर एक चीज, अच्छा मकान, अच्छा घर, गाड़ी, है ना, ये सब सब कुछ मिले तो उसी को कहते हैं हम लोग सार्थक जीवन। जैसे हमारा जीवन सार्थक जीवन है क्योंकि हमें सब कुछ उपलब्ध होता है। लेकिन कुछ अभाव में कुछ लोग जी रहे हैं, किसी को भोजन सही से नहीं मिल रहा है, किसी को कपड़े नहीं मिल रहा है, नहीं, और हमें सब कुछ मिल रहा है, तो हमारा जीवन सार्थक है। क्या है कि नहीं? चलिए बहुत अच्छा। अब आगे हैं वृद्धि और विकास। देखिए वृद्धि और विकास क्या है, आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि वृद्धि किसे कहते हैं, विकास से आप क्या समझते हैं। देखिए दोनों एक ही शब्द हैं, समझने के लिए अगर अगर देखा, गौर करके देखा जाए तो आपको सुनने के लिए लगेगा दोनों एक ही शब्द हैं, लेकिन नहीं, दोनों में अंतर है। हमारा भूगोल कहता है कि दोनों अलग अलग शब्द हैं। अब आपके दिमाग में आता है दोनों कैसे अलग भाई, दोनों जब एक है तो फिर अलग कैसे है। देखिए यहाँ पर वृद्धि का मतलब बताया गया है कि शरीर के आकार में परिवर्तन। जब आप माँ के गर्भ में रहते हैं
उसी समय से आपके शरीर में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे आपके शरीर की लंबाइयां बढ़ती है, फिर मोटाइयां बढ़ती है, नहीं, फिर उसी तरह से आप जैसे ही बाहर आते हैं फिर से आपके शरीर की लंबाइयां परिवर्तन होना शुरू हो जाती है, और ये लगातार चलती रहती है। लेकिन एक निश्चित अवधि के बाद आपके शरीर की लंबाइयां बढ़ना बंद हो जाती है। क्या? जैसे मान लीजिए अभी आपकी लंबाइयां 5 फीट, 5.5 फीट, 6 फीट ये होगी। अब एक निश्चित समय के बाद यानी 20 वर्षों के बाद अब आपकी लंबाइयां बढ़ना क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। अब इसके आगे आप नहीं बढ़ पाएंगे। 30 वर्ष हो गई, 40 वर्ष हो गई, अब आप सोचिएगा कि हम उससे बड़े हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा होता जाए तो समझिए कि आप इतने बड़े हो जाएंगे कि आपको चलने फिरने में भी कठिनाइयां होगी, एक पेड़ के बराबर हो जाएंगे। खाने के लिए आप खाते होंगे अभी 8 रोटियां, तो उस समय खाएंगे 25 रोटियां, ठीक है। अगर 60 वर्ष तक लगातार बढ़ते रह जाए लोग, तो उसकी लंबाई कितना हो जाएगी? 20-25 फीट हो जाएगी, है ना। और रोटियां खाएगा 60 कम से कम। अब समझ में आई बातें? जब आप 6 फीट के हैं, 6 रोटी खाते हैं, तो 20 फीट के होंगे तो 20 रोटियां खाएंगे, नहीं। तो इस तरह से आपको कठिनाइयां होगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कितनी उम्र तक रहते हैं हम लोग? मुश्किल से 20 वर्ष। फिर आपकी शरीर की चौड़ाइयां भी बढ़ती है, ये भी बढ़ने का एक अवधि होता है। उसके बाद आपकी चौड़ाइयां बढ़ना भी क्या हो जाती है? रुक जाती है धीरे धीरे। मोटाइयां, वजन बढ़ना शुरू होता है, एक निश्चित अवधि के बाद वो भी कम हो जाती है। कोई दिक्कत? तो ये शरीर के जो आकार, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई में बढ़ना है, इसको कहा गया है वृद्धि, ठीक। अब विकास की बात सुनिए। विकास का मतलब होता है कि हमारे जो ज्ञान है, हमारी जो अनुभव हैं, उनमें परिवर्तन होना, ये कहलाता है विकास। ये जो बढ़ रहा है ना, ये हमारा क्या है? जब हम पढ़ाने के लिए आए होंगे, जब पहली बार पढ़ाए होंगे, तो शायद आज के अनुभव और उस समय के अनुभव में अंतर जरूर होगा, नहीं। उस समय हम उतने अनुभवी नहीं होंगे जितना आज अनुभवी हैं। जैसे हम कोई किताब खोलते हैं, हमें देखने की जरूरत नहीं होती है, सारा किताब मुझे याद है। क्या उस समय ऐसा याद था? नहीं। लेकिन आने वाले समय में हम इससे ज्यादा और अनुभव होंगे। जैसे जैसे हमारी उम्रें बढ़ेगी, हम ज्यादा अनुभव होंगे, नई नई बातें सीखेंगे। यही हमारा क्या है? विकास। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? विकास। ज्ञान में वृद्धि, हमारे रहन सहन में जो वृद्धि, वो क्या कहलाती है? हमारी विकास। जैसे हम लोग पहले, हमारे दादाजी थे, तो उनके जीवन में जितने साधन उपलब्ध थे, उससे ज्यादा साधन हमारे पिताजी के जीवन में आए, और उससे ज्यादा साधन हमारे जीवन में आया। इससे आने वाली जो पीढ़ियां होगी, हमसे ज्यादा बेटर सामान उपयोग करेगा, तो वो क्या है? विकास है। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे कि वृद्धि क्या है और विकास क्या है। चलिए, बहुत अच्छा, आगे चलते हैं। हम लोग पढ़ेंगे HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी मानव विकास सूचकांक। अब ये मानव विकास सूचकांक क्या है, समझो भाई। देखिए क्या है कि सबसे पहले आप पीछे पढ़ेंगे फर्स्ट भूगोल में, कि पाकिस्तान के एक अर्थशास्त्री थे जिनका नाम था डॉक्टर महबूब उल हक जी। उन्होंने सबसे पहले कहा था कि मानव विकास सूचकांक लगाइए। यानी मानव विकास सूचकांक क्या हुआ भाई? नहीं समझे? चलिए इसको समझते हैं अपनी भाषा में। उन्होंने कहा कि आप सारी दुनिया का क्या कीजिए, मानव विकास कर रहा है, ये तो सब जान रहे हैं, लेकिन कौन कितना कर रहा है, कोई जीवन स्तर नीचे तो नहीं गिर रहा है, इसकी एक जानकारी हासिल करिए। इसी को कहा गया मानव विकास सूचकांक। कोई दिक्कत? फिर समझते हैं। मानव विकास क्या हुआ कि विश्व के जितने देश हैं, इन सारे देशों को आप लीजिए, सब देशों में पता लगाइए कि भाई वहां के मानव किस तरह से विकास कर रहे हैं, उनके रहन सहन में किस तरह का परिवर्तन आ रहा है, उनके साधन किस तरह से मिल रहे हैं। इस सब को देखिए, और देखने के बाद आपको पता चलेगा कि कौन देश आगे बढ़ रहा है, कौन देश पीछे जा रहा है, या कौन ज्यादा आगे बढ़ गया, कौन पीछे छूट गया है। तो इसी को कहा गया HDI, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक। अब आपके दिमाग में एक शब्द आता होगा, तो इससे हमको क्या फायदा भाई? कोई बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है, उससे हमको क्या जरूरत है? नहीं, देखिए इसकी जरूरत होती है। कहां जरूरत होती है? यानी जो अर्थशास्त्री है उनका कहना है कि अगर मान लीजिए अगर बढ़ेगा, तो उससे हमें सीख लेनी चाहिए कि आखिर उनके जीवन में कैसे सुविधाएं आ रही है,
फिर हमें उस तरह का काम करना है तो हमारा जीवन आगे बढ़ेगा, कहानी खत्म। यानी ये मानव विकास सूचकांक का मेन उद्देश्य क्या है? मेन उद्देश्य क्या है कि हमें ये सीख लेना है कि कौन देश आगे बढ़ रहा है, उससे हमें क्या सीख मिलती है, इसको हमको सीखना है। ठीक है, चलिए अब अगर भारत की बात करें तो भारत में पता चला है कि 2020 में एचडीआई मानव विकास सूचकांक के अनुसार हमारा भारत ना सबसे पीछे है। देखिए उसका स्तर कितना है, सो देखिएगा थोड़ा सा। मैं आपको बताऊं एक सूचना के अनुसार कि पूरे दुनिया में 2020 में जब मानव विकास सूचकांक नापा गया है तो नापने के बाद पता चला कि स्विट्जरलैंड की मानव विकास कितना है, 0.962। फिर उसी तरह से दूसरे नंबर पर नॉर्वे आते हैं, चीन आता है कितना, ठीक है, लेकिन भारत कितने नंबर पर है, 132वें नंबर पर है। 2020 की बात कर रहे हैं तो यानी भारत जो है मानव विकास सूचकांक में बहुत पीछे चला गया है। अब आपके दिमाग में आता होगा ऐसा क्यों? ये हमारी सरकार की अर्थव्यवस्था की जो तरीके हैं वो गलत है, ठीक है। इसी कारण हमारी जो मानव विकास सूचकांक है वो पीछे है। आजादी का हम लोगों को 70 वर्ष से ऊपर हो गया, यानी 80 वर्ष हो रहा है। लगभग 78वां हम लोग इस वर्ष समय स्वतंत्रता दिवस मनाए थे। तो स्वतंत्रता दिवस यानी 75 वर्ष तो कम से कम हो ही गया कि हमारी सरकार तब से काम कर रही है, फिर भी हम लोग पीछे हैं। यानी हमारे पास साधन की कमी नहीं है, हमारे पास हर प्रकार के खनिज हैं, तो फिर हम क्यों पीछे जा रहे हैं भाई? इसका एक वजह हो सकता है कि जनसंख्या का डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हमारे यहाँ है, लेकिन फिर भी सरकार की जो कदम है, नीतियां हैं, वो थोड़ी सी गलत है अर्थशास्त्र के हिसाब से, इसीलिए मानव विकास सबसे पीछे है। ठीक है, यानी 2020 के हिसाब से मानव इंडेक्स हमारा कितना है, 0.633। अगर आपके दिमाग में एक और आता होगा बात कि सर ये समझे नहीं, देखिए मानव विकास सूचकांक ना 0 से 1 के बीच लिया जाता है। जैसे गणित में आप पढ़े होंगे प्रायिकता, पढ़े होंगे ना, कितना से कितना के बीच होता है, 0 से 1 के बीच होता है। इसी तरह से मानव विकास सूचकांक कितना मापा जाता है, 0 से 1 के बीच। चलिए तो यहां तक आप क्लियर कर लिए अभी तक कि मानव विकास सूचकांक क्या है। तो अभी आप क्या क्या पढ़े, अभी थोड़ा एक नजर देख लेते हैं। तब पहला पढ़ा आपने सार्थक जीवन क्या है, यानी कि जब जीवन में सब कुछ मिलता रहेगा, हर चीजों की उपलब्धि हमारे जीवन में होता रहे, तो इसको कहेंगे सार्थक जीवन। यानी किसी चीज की कमी नहीं है ना, अच्छे मकान, अच्छे घर, अच्छी गाड़ियां, अच्छी सुख सुविधाएं, बैंक बैलेंस, और समझ रहे हैं ना, सब कुछ मिलेगा तो क्या बोलेंगे हम लोग, सार्थक जीवन। दूसरा पढ़ा आपने वृद्धि क्या है, तो जब हमारे शरीर की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई में वृद्धि होती है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वृद्धि। और जब हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, विकास। और अभी पढ़ रहे थे हम लोग मानव विकास सूचकांक, विश्व के हर देशों को पता लगाया जाता है कि कौन देश आगे चल रहा है, कहाँ के लोगों के रहन सहन ऊंचा है, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, मानव विकास सूचकांक। और भारत 2020 के अनुसार 163वें नंबर पर है। क्लियर, 132, हाँ 132वां, सॉरी 132वां नंबर है। चलिए भारत में मानव विकास, अब थोड़ा सा भारत में मानव विकास की बात अगर करेंगे, एचडीआई ने 189 देशों का अगर सर्च किया था, जिनमें जांच किया तो पाया कि 136वें क्रम पर, यानी 132 समझिए या 136वें क्रम पर है। जब भारत ने अपने सभी राज्य और केंद्र शासित राज्यों का अगर मानव विकास सूचकांक निकाला, ये तो विश्व की बात कर रहे थे, एचडीआई जो है वो विश्व का निकाला था, लेकिन जब हम भारत की बात अगर करते हैं तो भारत में जितने राज्य हैं और जितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, अगर उनको हमने मानव विकास सूचकांक निकाला तो सबसे नंबर 1 स्थान पर कौन आता है, तो केरल। और सबसे न्यूनतम घटिया में कौन जाता है भाई, बिहार। शिक्षा व्यवस्था हमारे बिहार की इतनी कम है तो हम लोगों को पढ़ा के क्या हो रहा है, बेकारे पढ़ा रहे हैं भाई हम लोग बिहार में। हाँ लेकिन देखिए दुनिया के यानी सॉरी भारत में जितने भी मतलब शिक्षा व्यवस्था है वो नीचे है, लेकिन यहाँ आईपीएस और आईएएस की संख्या बहुत ज्यादा है हमारे यहाँ। यानी हमारे यहाँ मेधावी छात्रों की कमी नहीं है, शिक्षा की कमी भले है लेकिन मेधावी की कमी नहीं है। तो चल रहे थे हम लोग, तब भारत में अगर राज्य में अगर देखा जाए, भारत राज्य में जितने राज्य हैं यानी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित है ना, तो उनमें अगर बात देखा जाए तो सबसे नंबर 1 पर कौन गया, केरल मानव विकास सूचकांक में। और सबसे नीचे कौन चला गया है भाई, बिहार। यानी हमारी बिहार सरकार जो भी है, नीतीश बाबू है या जो भी है हमारी सरकार में आ रही है, तो उनका काम था कम से कम भारत बिहार को थोड़ा सा ऊपर बढ़ाने के लिए। ठीक है, अब कैसे बढ़ाएंगे, वो तो हम लोग तो भाई छोटे
प्रकार के हैं टीचर, उन्हें बड़े बड़े जो अर्थशास्त्री हैं उनसे सलाह लेकर के बढ़ाना चाहिए कि आखिर बिहार कैसे आगे बढ़ेगा, क्योंकि हमारे बिहार में भी कमी नहीं है, लेकिन फिर भी चलिए जो भी है। अब यूएनडीपी पूरे विश्व में सभी देशों की एक इकाई मानती है, यानी यूएनडीपी जो है क्या है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो पूरे विश्व का निकालती है, यानी कि पूरे विश्व का क्या निकालती है, मानव विकास सूचकांक निकालती है। तो पूरे विश्व को एक समझती है, वो एक इकाई समझती है। इसी प्रकार अगर मान लीजिए कोई अगर राज्य सरकार निकालेगी अपनी रिपोर्ट, तब फिर जिला का निकालेगी। जैसे बिहार है, तब बिहार में कितने जिले हैं, 38 जिले हैं, तो बिहार 38 जिला का सूचकांक निकालती है। तो पता चलता है कि भाई सबसे ज्यादा आगे जो है कौन जा रहा है, पटना जा रहा है। सबसे नंबर 1 पर कौन है, पटना है। लेकिन अगर सबसे नीचे की बात करेंगे तो उधर शिवहर, खगड़िया जो है ये सब जो है निम्न स्तर में चला जाता है। चलिए इसी तरह के रिपोर्ट की बात कर रहे थे। अब चलते हैं, ये तो हम लोग 2020 की पढ़ रहे थे, थोड़ा सा 2018 के एचडीआई रिपोर्ट के अनुसार हम लोग कितना से कितना के बीच मापते हैं, तो 0 से 1 के बीच। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि अगर मानव विकास रिपोर्ट जो हम लोग प्रसारित करते हैं तो कितना के कितना बीच, तो याद रखेंगे 0 से 1 के बीच। एक सूचना के अनुसार 2011 और 12 में भारत की गरीबी रेखा यानी बीपीएल, बिलो पोवर्टी लाइन, बीपीएल का फुल फॉर्म क्या होगा, बिलो पोवर्टी लाइन, नीचे रहने वालों की संपूर्ण देश में कितना प्रतिशत है, 21.9। आपसे ये भी पूछ सकता है परीक्षा में ऑब्जेक्टिव में कि पूरे भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग कितने हमारे यहाँ, तो 21.9%, जिनमें ग्रामीण में है 25.7 और शहरी क्षेत्र में है 13.7। ठीक है, मैंने ग्रामीण में ज्यादा सबसे गरीबी रेखा है और शहर में थोड़ा सा कम है। कुल देश की अगर बात करेंगे तो कितना है, चलिए तब बीपीएल समझ गए, बीपीएल एपीएल समझते हैं ना, यानी एक लाइन दिया गया है कि इतना से अगर आप ऊपर हैं तो आप अमीर हैं, उतना से नीचे हैं तो गरीब है। नहीं समझे, देखिए ऐसे मापा जाता है। जैसे आपके यहाँ आएंगे सर्वेक्षण वाले तो आपसे पूछेंगे कि आपकी कलर टीवी है, तो हाँ, तो चलिए आपको लिखा गया 1 नंबर पॉइंट मिल गया। आपके पास 2 बार चक्का वाहन है तो हाँ 1 नंबर मिल गया। आपके पास 4 चक्का वाहन है तो हाँ, तो 4 नंबर मिल गया। छत का मकान है तो हाँ, है ना, ऐसे अपनी जमीन है तो हाँ, ऐसे करके जोड़ते गया। जोड़ने के बाद आप बीपीएल की जो इकाई है उससे पार कर गए तो आप जो है एपीएल में चले गए। आपके पास 2 चक्का वाहन नहीं, छत का मकान नहीं, अपनी जमीन नहीं, ऐसे करके तो आपको अंक मिलते जाएंगे। अगर जमीन इसमें है तो जमीन लिख दिया हाँ, लेकिन गाड़ी नहीं है, 2 चक्का 4 चक्का नहीं है, टीवी नहीं है, तो उसको जोड़ते जाएगा। अंत में आपको मिलेगा कि भाई ये बीपीएल से नीचे है। मान लीजिए 20 इकाई पर हमने दिया, सरकार कह रहे है कि 20 अंक जिनको मिल जाएगा वो बीपीएल से ऊपर और 20 अंक से नीचे। अब सबका मान है, जैसे 2 चक्का के लिए 1 अंक, 4 चक्का के लिए 4 अंक, है ना, जमीन के लिए 3 अंक, रंगीन टीवी टेलीविजन के लिए 1 अंक, ऐसे करके दिया है। अब जितने समान है सबको जोड़ेगा, और जोड़ने के बाद अगर आपको 20 अंक से क्या मिल गया ज्यादा, तो आपको क्या कह दिएगा, एपीएल। अब 20 अंक से कम हो गया था, ठीक है ना। चलिए ऐसे समझिए, जिसके पास छत के मकान नहीं है, जिनके पास 2 चक्का या 4 चक्का वाहन नहीं है, कोई अच्छा ठोस नौकरी या व्यापार नहीं है, तो वो बीपीएल में है। और जिनके पास ये सब सुविधाएं हैं, जमीन है, 4 चक्का वाहन है या कोई सरकारी नौकरी है, तो ये सब क्या है, चलिए बहुत अच्छा। अब आगे पढ़ेंगे हम लोग स्वच्छ भारत मिशन। देखिए थोड़ा सा लास्ट पॉइंट हमारा है पढ़ने का, थोड़ा सा ध्यान से सुनिए भाई, स्वच्छ भारत मिशन क्या है। देखिए हमारे भारत में जो हमारे प्रधानमंत्री थे, कौन, नरेंद्र भाई, नरेंद्र जी, तो वो क्या किए, कहे कि भाई भारत स्वच्छ कैसे होगा, तो लगाओ एक योजना, उसका नाम रखा स्वच्छ भारत मिशन। ठीक है ना। गांधी जी जो हमारे क्या नाम था, महात्मा गांधी, उनकी जो जन्म तिथि है 2 अक्टूबर 2014 को उन्होंने एक योजना शुरू की। गांधी जी के जन्म तिथि पर 2 अक्टूबर 2014 को उन्होंने एक मिशन शुरू किया, स्वच्छ भारत मिशन। इनके तहत भारत में जितनी भी प्रदूषण वाली चीजें हैं, खासकर को उनको हटाना था। इनमें मूल रूप से रखा गया था कि जो नदियां हैं उनकी सफाई की जाएगी, और जो भारत में शौचालय हैं, जो खुले में शौच करते हैं, इनको मुक्त किया जाएगा। अब सरकार इस पर क्या की, पहल करना शुरू की, लोगों को जागरूक करना शुरू की, और जागरूक के साथ साथ उन्हें आर्थिक मदद देना शुरू किया कि भाई जितने भी लोग हैं उनको क्या किया जाए, आर्थिक मदद दिया जाए, ताकि अपना जो है वो शौचालय अपने अपने घरों में बनवाएंगे।
ठीक है। तो सुनिएगा परिणाम क्या था उनकी एक योजना के तहत, सुनिएगा हेलो, एक योजना के तहत ऐसा था कि 2014 से 2019 तक पूरे भारत में उनका कहना था कि कम से कम 100 मिलियन शौचालय का निर्माण हो जाना चाहिए। यानी पूरे भारत में कितना शौचालय? 100। इतना राशि आवंटन करने की योजना थी कि इतना जो है पैसा शौचालय के लिए जो पैसा राशि होगा वो हम सरकार देंगे और लोग अपने अपने घरों में शौचालय बनाएं, ताकि खुले में शौच की व्यवस्था क्या हो जाए, हमारे यहाँ बंद हो जाए। चलिए इसमें सफल भी हुआ है। और 2019 में जो ओडीएफ है उनके अनुसार 2019 में पूरा भारत जो है खुले शौच मुक्त यो भारत हो गया। यानी अब हमारे भारत में शौचालय की कमी नहीं है, हर घर शौचालय हो गया है। अब अरे, कुछ एक आध % लोग ऐसे हैं जो अभी भी नहीं जाते हैं शौचालय में, लेकिन उनके घरों में है, लेकिन वो नहीं जाते हैं, वो जाएंगे बाहर में ही जाएंगे, तो उनकी बात नहीं करेंगे हम लोग। लेकिन सरकार की जो योजना थी कि सफाई के लिए, तो किसके लिए? तो पहला तो मेन उद्देश्य उनका था कि जो खुले में शौच हो रही है उनको खत्म करना था। ठीक है। लेकिन योजना सफल हुई, बहुत अच्छा सा योजना लगा भी। और हर देश में मतलब हर जिले में, हर गांव में, प्रदेश शहर जहां भी था, बिल्कुल ही साफ सफाई की ओर लोग ध्यान, कुछ अपने भी ज्ञान के कारण कुछ सरकार के सहयोग के कारण सफल हुआ है। चलिए इसके अलावे जो ग्रामीण क्षेत्र में लकड़ियां जलती थी, ग्रामीण क्षेत्र में लकड़ियां या उपला जो भी गोईठा उठा कहते हैं, वो जलने से सबसे ज्यादा प्रदूषण देखने को मिलता था। अब सरकार एक योजना लगाई कि भाई इसको खत्म करो। तो कैसे खत्म होगा? तो इसके खत्म करने के पीछे उन्होंने फिर से तकनीक दिया कि भाई एलपीजी गैस लाओ। एलपीजी गैस लाओगे तो लोगों को, तो उन्होंने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शुरू कर दिया कि मुफ्त में उसे गैस दो, सिलेंडर दो, सब कुछ दो। हाँ, और इसके बाद सब्सिडी दो उसको, ताकि सब उसके प्रति जागरूक होगा। परिणाम हुआ, ये भी सफल हुआ है। अब पहले हम लोग देखते थे कि गांव से जैसे शाम होती थी, घर के ऊपर से छप्पर से धुआं निकलना शुरू हो जाता था, लेकिन अब घर में इस तरह की धुआं नहीं निकलती है। यानी कि हमारी जो प्रधानमंत्री का योजना था कि भाई साफ सफाई वाली योजना, ये भी सफल हुआ है। अब हर घर जो है घर तक एलपीजी पहुंचाया जा रहा है। नहीं, यानी नवीकरणीय ऊर्जा के जो भी संसाधन है उस पर ज्यादा बल दिया गया है। तो लगभग यहां तक एलपीजी में लोग सफल हो चुके हैं। क्लियर? तो 2 में हमारी प्रधानमंत्री सफल हुए हैं, हर घर शौचालय और हर घर रसोई गैस। क्लियर? अब एक योजना थी उनकी कि भाई प्रदूषण मुक्त नदियां होनी चाहिए। जितनी बड़ी बड़ी नदियां हैं जिनको हम लोग प्रदूषित कर रहे हैं, इन पर भी सरकार काम कर रही है। 2014 से ही शुरू किया था गंगा कार्यान्वयन योजना या अन्य प्रकार की योजना, लेकिन अभी उसमें पूरा सफल नहीं हुआ है। खास करके उत्तर प्रदेश सब, लेकिन बिहार का लोग सुधरने वाला है नहीं। सरकार चाहे कितनों परेशान हो जाए, लेकिन बिहार का लोग वही करेगा जो पहले कर रहा था। इसमें कहीं कोई दुराई नहीं होगी, क्योंकि बिहार के लोग समझ रहे हैं कि हमको गंदा करने का पूर्वजे से सिखा गया गया है, वो करबे करेगा। जहां बैठेगा तहीं पर पूरा जो है लिप पोत के चल आवेगा। ठीक है ना? अभी देखिए हमारे बगल में गंगा घाट जो भी है बिहार में, उस इतना गंदा है, क्या बताएं। लेकिन आप चले जाइए उत्तर प्रदेश, बगल में बनारस है, बगल में आप चले जाएंगे हरिद्वार है, लेकिन आप वहां जाएंगे तो इतनी सुंदर स्वच्छता आपको मिलेगी, और वहां के लोग भी स्वच्छ है। देखिएगा गंदा नहीं करते हैं। सरकार तो मदद कर ही रही है, देख ही रही है, साथ साथ वहां के लोग मदद कर रहे हैं कि एक भी गंदगी वहां पर नहीं छोड़ा जाता है। लेकिन अपने यहाँ कपड़ा गया, कपड़ा भी वहीं छोड़ देता है, पता नहीं कौन कपड़ा लेके जाता है कि वहीं छोड़ के चला आता है। समस्या है भाई। चलिए जो भी थी, तो ये थी हमारी सरकार की योजना। तो अभी पढ़ रहे थे आप लोग, क्या पढ़ रहे थे? भारत स्वच्छ योजना, भारत स्वच्छ यानी कि स्वच्छ भारत मिशन, जिनमें 2014 से शुरू किया गया था। कौन शुरू किए? हमारे नरेंद्र जी यानी प्रधानमंत्री साहब। और ओकरे बाद जो है आगे का प्रोग्राम। अब कुछ पाठ के महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, सुनिएगा। स्वस्थ शरीर में जा, ये तो गड़बड़ा गया, शरीर लिखा गया है, में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करते हैं। देखिए जो स्वस्थ शरीर होता है उसमें स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। ये समझ रहे हैं बात को? नहीं समझ रहे हैं? देखिए आपका बॉडी, आपके अंग प्रत्यंग अगर स्वस्थ रहेगा तो आपका सोच भी स्वस्थ रहेगा। लेकिन जो बीमार आदमी है ना, वो सोचबो करेगा, वो गलती सोचेगा। समझ रहे हैं ना? तो आप स्वस्थ रहेंगे तभी आपका मस्तिष्क स्वस्थ रहेगा। अगर आप अस्वस्थ हैं तो फिर आप समझिए कोई काम का नहीं है। यानी आप अपने आप को, शरीर को क्या बनाए रखिए? हमेशा स्वस्थ बनाए रखिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। चलिए आगे हैं।
भारत में 1951 में मृत्यु दर, याद रखिएगा, पूछेगा आपसे प्रश्न में, 25.1% थी। देखिए जब हमारा देश आजाद हुआ था, जन्म दर जो था सो तो छोड़ो, उसको गोली मारो, मृत्यु दर कितनी थी? 25.1। एकदम बहुत मरते थे लोग उस समय। 1974 में, सॉरी 1974 में, 1894 में, 1894 की बात है, प्लेग महामारी आई थी। 1897 महामारी आई थी, उसके बाद भी महामारी आई थी, बहुत लोग मरते थे। लेकिन उस समय भी, यानी देश आजाद जब हुआ तब 25.1 कम नहीं हुआ, बहुत ज्यादा हुआ परसेंटेज। ये मृत्यु दर हमारी थी, बहुत लोग मरते थे, यानी समझिए तो मुर्गी की तरह छटपटा कर रह जाते थे, क्योंकि चिकित्सा व्यवस्था नहीं थी, स्वास्थ्य सुविधा अच्छा नहीं था। लेकिन जब हम लोग स्वास्थ्य में सुधार किए तो 2015 आते आते हमारी जो मृत्यु दर है ना, वो बहुत कम गया है। कितना? 6.5 हो गया है। यानी जहां 25 थे, वहां पर 6 यानी 4 गुना, 4 गुना जो है हम लोग इसमें डेवलपमेंट किए हैं कि मृत्यु दर को हमने कम कर दिया है। मृत्यु दर हमारी क्या हो गई है? कम गई, 4 गुना कम हुई है, समझिए 1/4 रह गया। अब चलिए आगे लिंगानुपात देखते हैं। भारत के सभी राज्यों में लिंगानुपात एक जैसी नहीं है। लिंगानुपात तो आप लोग पढ़ेंगे पहले कि 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, इसको लिंगानुपात कहते हैं। तो कहते हैं कि हमारे सभी राज्यों में एक जैसा नहीं है। एक राज्य है जिनका नाम है केरल, उनमें जो है लिंगानुपात जो है लगभग सम है और कोई ज्यादा अंतराल नहीं है। लेकिन आप दूसरे राज्य की बात करें जिसमें पंजाब है, हरियाणा है, वहां पर लिंगानुपात बहुत कम है। याद रखिएगा 850 ही लिंगानुपात है, यानी 1000 लड़के पर मात्र 850 लड़कियां हैं। लड़कियों की संख्या बहुत कम है। नहीं, बिहार में भी कम है, लेकिन अब हमारे ख्याल से अब जो आंकड़ा आएगी, अब इसमें कमी नहीं आएगी, क्योंकि लड़कियों की संख्या अब जो है थोड़ा सा ज्यादा हुआ है, पहले से बढ़ा है। अब गौर करके हम देखते हैं, कभी कभी दो चीज पर हम ध्यान दिए हैं कि हम गिनते हैं कि भी 20 वर्ष से कम लड़का और उम्र की लड़कियां का अगर हम गिनती करते हैं अपने मोहल्ले में, तो हमको लगता है कि 10-12 गो लड़कियां बढ़ गई है। हम अपने मोहल्ले में अगर गिनती करते हैं कि भाई लड़कियां और लड़का कितने हैं, 20 वर्ष का आंकड़ा लेते हैं कि 20 वर्ष वाले वाले, तो हमको पता चलता है कि लड़कियां की संख्या क्या है? ज्यादा है। या हमारे घर के सामने एक मंदिर है, वहां पूरे गांव के लोग आते हैं पूजने के लिए, तो हम शादी का भी गिनती करते हैं कि भाई इस समय इस साल कितने लड़का और कितनी लड़कियां आई है, तो हमको पता चलता है कि 2-4 लड़कियां ज्यादा ही आती है हर साल। यानी कहने का अर्थ है कि हमारे गांव की जो स्थिति है उसमें लड़कों की संख्या थोड़ा सा कम है, लड़कियां, अब अन्य गांव की बात नहीं करेंगे, लेकिन हमको नहीं लगता है कि किसी गांव में अब लड़कियां कम है हमारे बिहार में। क्या हो, स्कूल में भी हम लोग कभी कभी कहीं यात्रा करते हैं तो देखते हैं कि 5 पंक्ति लड़की का रहता है और 3 गो लड़का का रहता है, 2 गो लड़का का रहता है। हम बहुत सारे विद्यालयों में देखे हैं, दूर दूर तक निकलने के बाद भी, तो हमको ऐसा एहसास हुआ है। चलिए, तो जो भी था, लेकिन किताब जो हमें कह रहा है कि पंजाब और हरियाणा में लिंगानुपात क्या है? कम है। लिंगानुपात क्या है हमारी? कम है। तो अभी तक 2 बातें पढ़ रहे थे, अब आगे चलेंगे शिक्षा की ओर। हमारी साक्षरता क्या, सुनिएगा। साक्षरता दर, देश की साक्षरता दर 74.04 है। पूरे देश में, भारतवर्ष में 100 में कितने लोग पढ़े हुए हैं? 74 लोग पढ़े हुए हैं। लेकिन अगर वहीं केरल की बात करें तो सबसे नंबर टॉप स्थान पर है, कितना? 93.91%। जबकि बिहार भाई को देखिए, बिहार भाई गुआर भाई हो गया, वो कितना हो गया? 63 साफे मूर्ख रह गया बिहार। लेकिन यार समझ में नहीं आता है कि हमारा बिहार कैसे उठेगा। हम लोग पढ़ाते हैं, बेकार है। चलिए जो भी है, बेकारे जा रहा है। जिसमें पुरुष की साक्षरता 82 अब महिला तो औरों कमजोर है भाई, 65.64 रह गई है। अभी भी बहुत सारी महिलाएं, और आप लोग सुन रहे हैं, आप लोगों के आसपास में कुछ महिलाएं होगी, तो अगर पढ़ाना संभव हो तो पढ़ाइए उनको थोड़ा सा, ठीक है, कि भाई उनको कम से कम नाम लिखना सिखा दीजिए, तो हो जाएगा उससे भी। चलिए, और केंद्र शासित राज्य की बात करें तो सबसे नंबर 1 पर है लक्षद्वीप, जहां 92.28। और सबसे कम की अगर बात करें तो दादर और नागर हवेली जो है वो हमारे कितना है? 77.24। यानी हमारी जनसंख्या की साक्षरता प्रतिशत राज्य में केरल नंबर 1 पर, न्यूनतम में कौन? बिहार। केंद्र शासित में कौन? तो लक्षद्वीप। और सबसे कम में कौन? तो दादर और नगर हवेली। ठीक है। संसाधन सभी लोगों को मानवीय वितरण होना चाहिए, यानी संसाधन जो है वह सभी लोगों को बराबर मिलना चाहिए। अगर संसाधन की अगर कमी होगी तो फिर मानव विकास संभव नहीं है। देखिए, मानव विकास तभी करता है जब संसाधन होगा तब। मान लिया अपने देश में कोयला हो जाए, लोहा, तांबा, मैग्नीज, कोबाल्ट, जिंक, अभ्रक, फलना चिलना जो भी है ना,
अगर हो जाए तो फिर हमारी मुकाबला कौन करेगा भाई? कोई करेगा क्या? नहीं करेगा, हम लोग खुद। भाई अमेरिका कैसे आगे हो गया? अरे उसके पास सब कुछ खनिज है। चीन कैसे आगे, इतना जनसंख्या है, फिर भी वो आगे भाई। इस क्यों? इसके पास संसाधन बहुत ज्यादा है। भारत भी संसाधन में कमी नहीं है, लेकिन हमारी सरकार जो है ना, उस सब संसाधन को खाइए जाती है। रहने देता हम ना, विकास करेगा भाई। कोई अच्छा का टेक्निकल लगा भी नहीं करती है। चलिए जो भी है वो सब जाने। एक हमारे याद रखेंगे अर्थशास्त्री थे जिनका नाम था सर रॉबर्ट। क्या नाम था? सर रॉबर्ट, जो सबसे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया कि संसाधन के अभाव में मानव विकास नहीं होगा। उन्होंने कहा था कि अगर मानव विकास कर रहा है तो संसाधन, ठीक है ना, और संसाधन नहीं रहेगा तो मानव का विकास संभव नहीं है। अब ये तो बात सही उन्होंने बोला कि अगर संसाधन नहीं रहेगा तो हम लोग विकास कर पाएंगे? कुछ नहीं होगा। खाएंगे आराम से, खेती करेंगे या सुतल रहेंगे, वो भी खेती अच्छा से नहीं होगा। क्या जी? शिकार पर निर्भर रहना पड़ेगा। चलिए जो भी है, तो आज के लिए हम लोग पढ़ रहे थे अभी तक मानव विकास चैप्टर, जो सेकेंड भूगोल, उनके अध्याय नंबर 3। अगर आप हमारी वीडियो अभी तक देखे हैं, वीडियो अच्छा लगा हो तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और विशेष के लिए लाइक कमेंट करिए। और ठीक है, विदा लेते हैं, कल मिलेंगे। सब बच्चे सब हंस रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।